नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं परवेश चौहान, चंडीगढ़ न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 10 जुलाई 2025 चंडीगढ़ प्रेस क्लब अपनी 45वीं एनिवर्सरी मना रहा है। इसी उपलक्ष्य में आज मीट द प्रेस प्रोग्राम में डॉक्टर अन्नू कपूर, जो कि बॉलीवुड अभिनेता हैं, टीवी एक्टर हैं और स्टोरी टेलर हैं, ने प्रोग्राम में शिरकत की। अन्नू कपूर ने 100 से अधिक बॉलीवुड फिल्मों में काम किया, जिसमें मिस्टर इंडिया, विक्की डोनर, जॉली LLB 2 हैं और वो लोकप्रिय रेडियो शो सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर के होस्ट भी रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसमें आपको अन्नू कपूर का असली नाम क्या है, उनकी स्कूलिंग कहाँ हुई और उनका ये सफ़र कैसा रहा है, हम जानेंगे। तो आओ देखते हैं इस प्रोग्राम की एक झलक। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स एंड सीनियर्स। तो आज का जो हमारा मीट द प्रेस प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि अपने जो मोबाइल फोन है वो प्लीज साइलेंट मोड पे लगा लें। और जैसे कि आप सबको पता है कि जो हमारा ये क्लब है चंडीगढ़ प्रेस क्लब, 15 जुलाई के वो उसके 45 इयर्स पूरे होने जा रहे हैं। तो उसके उपलक्ष्य में जो जुलाई का महीना है वो पूरा हमने डेडिकेट किया है फाउंडर्स मंथ सेलिब्रेशन। और आज का जो हमारा मीट द प्रेस का प्रोग्राम है वो उसी का पार्ट है। और एक मीट द प्रेस क्लब का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है और शुरू से ही मीट द प्रेस हुआ है। एकेडमिशियन, पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, आर्टिस्ट, बॉलीवुड एक्टर्स ने इसमें हिस्सा लिया। और जो हमारी 2025-26 का सेशन है, इसका जो पहला मीट द प्रेस है वो डॉक्टर अन्नू कपूर के साथ हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक बहुत ही हमारे लिए ही एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमसे जुड़े हुए ही, क्योंकि स्टोरी टेलिंग, टीवी प्रेजेंटेशन, एज एन एक्टर, डायरेक्टर, तो कहीं ना कहीं एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है जिससे जो मास कम्युनिकेशन के जरिए जो मीडिया का ही जो है हिस्सा है, या इस हिस्सा का एक्सटेंडेड हिस्सा जो है मीडिया का पार्ट कर सकते हैं। और आप सब जो है अपने ही हिसाब से सर को जानते हैं, क्योंकि सर किसी पहचान के मोहताज नहीं है। एज एन एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर, टीवी प्रेजेंटर और सुहाना सफर विद अन्नू कपूर से आप सब लोग जो है वाकिफ हैं। तो सर मैं आपका वेलकम करता हूं और पूरे हमारे प्रेस क्लब की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी जो गवर्निंग काउंसिल है और हमारे सेक्रेटरी जनरल जी, वो सर को क्लब का जो मोमेंटम प्रेजेंट करें। और सर इसमें जो जर्नलिज्म से जुड़ी हुई चीज है, जर्नलिज्म ये हेड है, है, ईयर है, आंखें हैं, ये न्यूज है, तलाश में है, ये नोज है, पेन है और वाइन ग्लास, जैसे बियर मग है। ये हमारी जर्नलिस्ट मंजीत सर, उन्होंने ये डिजाइन किया है। ये नहीं हमारी प्रेस क्लब की पहचान है। थैंक यू सर। और आज की जो हमारी मीट द प्रेस को हम स्टार्ट कर रहे हैं, और मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आपके बारे में तो खैर सब लोग जानते हैं, लेकिन आपकी जो एक डिफरेंट रोल्स के साथ आप एज एन एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर, टीवी प्रेजेंटर और अब एक स्टोरी टेलर, तो उसकी किस तरह से शुरुआत हुई और ये जो सारी जो डिफरेंट हैट्स को आप अलग अलग समय में पहनते हैं, तो किस तरह से अपने आप को उसमें प्रस्तुत कर पाते हैं सर? बहुत धन्यवाद यहाँ मुझे आमंत्रित करने के लिए इस हर्षोत्साह के समारोह में। जब 45वां फाउंडेशन डे
सेलिब्रेशन उत्सव मना रहे हैं आप प्रेस क्लब ऑफ चंडीगढ़। और दुग्गल साहब ने जितना बताया कि आप सब पत्रकार सब मिलकर इस प्रेस क्लब ऑफ चंडीगढ़ में समाज के और अपने कलीग्स के लिए जो कुछ भी सेवा भाव और कल्याणार्थ कर रहे हैं, वो जितने भी प्रेस क्लब हैं भारत में अलग अलग नगरों में, उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बनना चाहिए। लोग इंस्पायर हों और आपसे सीखें। ये मेरी शुभकामनाएं हैं जितना आपने कर रहे हैं। तो मेरे प्रणाम स्वीकार करें, मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें। अब बचा बात के स्टोरी टेलिंग है और एक्टिंग है और जो भी कुछ है। तो मेरा आना इस फील्ड में सिवाय एक मजबूरी के और कुछ भी नहीं था। संयोग से मेरा एकेडमिक करियर, एकेडमिक जो जिसे मार्क्स कहते हैं या वो बहुत अच्छे थे, लेकिन क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से हूं, इसलिए मेरे माता पिता के पास उस तरह का आर्थिक संबल, आर्थिक सहारा मुझे देने के लिए कि मैं आगे की पढ़ाई जारी रख सकूं, न मेरे पिता के पास था, न मेरी माता जी के पास था। सो आईएएस करने का मेरा सपना, आईएएस करके देश सेवा करने का मेरा सपना अधूरा रह गया। ज्यादातर लोगों के सपने टूटते हैं, मेरा टूट गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। सो हमारे स्वर्गीय पिताजी ने बरसों पहले न जाने क्यों एक थिएटर कंपनी खोल डाली, जबकि मेरे पिता का कला, लेखन, पत्रकारिता से कुछ लेना देना नहीं था। वो तो एक आर्थिक रूप से सक्षम पंजाबी परिवार के पुत्र थे। मेरी दादी जो थी झमकी थी, मेरे दादा डॉक्टर कृपाराम कपूर कर्नल थे मिलिट्री में, और मेरे जो परदादा थे लाला गंगाराम कपूर को सरगोधा में ब्रिटिश सरकार ने फांसी दी। शहीद आजम सरदार भगत सिंह से भी 8 साल। तो ये एक जनरल सा ट्रैक रिकॉर्ड है। तो जब पढ़ाई छूट गई, काम करने को कुछ नहीं था, तो मेरे पिताजी ने कहा कुछ नहीं कर रहे हो। पिता कहता है कि भाई तो हमारी थिएटर कंपनी ज्वाइन कर लो। मरता क्या ना करता, इसलिए मुझे ज्वाइन कर लिया। उस दिन मेरी मदर बहुत रोई थी और शायद मैं भी बहुत उदास हो गया था, क्योंकि नाटक में, एक्टिंग में, इन सब चीजों में बस उतनी ही रुचि थी जितनी एक यंग लड़के की होती है, उससे ज्यादा। लेकिन करियर बनाना है, ये सब कुछ नहीं था। उसके बाद काम करता रहा पिताजी की थिएटर, लोक फोक थिएटर कंपनी में। और तब तक मेरे बड़े भाई भी रंजीत कपूर, वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पहुंच गए थे। तो उन्होंने कहा कि अब जब तुम नियति तुम्हें, डेस्टिनी तुम्हें इधर ही ला रही है, तो तुम एनएसडी आ जाओ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। यहाँ चंडीगढ़ शहर में बहुत सारे लोग हैं जो मेरे सीनियर्स हैं, मेरे ब्रदर के भी सीनियर है, मेरे ब्रदर के कुछ बैचमेट भी यहाँ होंगे, मेरी भी एक बैचमेट यहाँ पर रहती है, दिल्ली में भी। तो इस तरह से मैं एनएसडी आ गया, और एनएसडी के बाद लोग 3 साल का कोर्स करते हैं, मुझे 4 साल का करना पड़ा, क्योंकि सेकेंड ईयर में तबीयत खराब हो गई तो मैं एग्जाम नहीं दे पाया। नया पूरा सेटअप, डायरेक्टर बीडी कारत आ गए थे, उन्होंने कहा तुम फेल हो गए। तो सरकार ने मेरी स्कॉलरशिप भी छीन ली 250 रुपए की।
किसी तरह से गुजारा किया, तो भूखा रह के और ठीक है, अपनी गरीबी को ग्लोरीफाई क्या करूँ। तो इस तरह से किसी तरह 4 साल में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय पूरा किया। तो 76 में मैंने एडमिशन लिया था, तो अगर ठीक ठाक रहता तो 79 का पास आउट होता, लेकिन मैं 1980 में पास आउट हुआ, यानी कि वो 20 साल और अभी तो 45 साल मुझे हो गए। NSD से निकले हुए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से निकले हुए, और फिर 1982 में मुझे मेरी नियति, मेरा भाग्य मुझे मुंबई शहर ले आई। मुंबई मेरी कर्मभूमि है, जन्मभूमि मेरी भोपाल है, और मेरा राष्ट्र का नाम भारत है। सो है प्रीत जहां की रीत सदा मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। सो बहनों भाइयों, इस तरह से ये मेरा छोटा सा है। मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं, 1 बेटी है। पत्नी मेरी अमेरिका की है, मेरी वजह से यहाँ टिकी हुई है। जिस दिन मेरा वाहेगुरु हुआ उस दिन वो चली जाएंगे। तो ये एक छोटा सा वो है। इससे पहले कि आपके साथ मुझे बात करने का, आपके प्रश्न सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो, मैं फिल्में नहीं देखता हूँ, मैं OTT नहीं देखता हूँ, मैं TV नहीं देखता हूँ, मैं न्यूज़ चैनल नहीं देखता हूँ, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे बारे में क्या लिखोगे कि ऐसा चुतिया कोई मिला? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। समाज में हर वर्ग के, हर बुद्धिमत्ता के लोगों का एडजस्टमेंट हो सकता है। हमारा भारत जो है, यहाँ पे बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी रह सकता है और मेरे जैसा मूर्ख व्यक्ति भी रह सकता है। ठीक ठाक रहे, अपने देश के जो नियम कानून का पालन करते चले। और जो आपने दुग्गल साहब ने अभी जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की जितनी, प्रेस क्लब ऑफ चंडीगढ़, इंडिया में तो प्रेस क्लब ऑफ चंडीगढ़ जो अपने समाज के लोगों के लिए, अपने व्यवसाय के लोगों के लिए जितना कल्याणकारी कदम उठा रहे हैं, जो चीजें की हैं, उनमें आप पूरी तरह से सफल हों और सफल हों, यही मेरी प्रार्थना है। ये जो सफलता शब्द है, ये बड़ा अद्भुत वर्ड है। इससे पहले कि मैं इस वर्ड के बारे में 1 मिनट में एक्सप्लेन करूं, आप मुझे कृपया किसी राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक पार्टी से, किसी धर्म से संबंधित न माने तो ज्यादा अच्छा होगा। पंडित बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने हमारे जो राष्ट्र के प्रति प्रेम गीत, श्रद्धा गीत की जो रचना की है, जो मेरे हिसाब से हमारे देश का नेशनल एंथम होना चाहिए था, लेकिन रीजन तो बहुत सारे हो सकते हैं। वो है वंदे मातरम। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम। ये जो पंडित जी ने ये शब्द इस्तेमाल किया, सुफल, सफल मतलब जिसमें फल आ गए हो, वो सब फल है। एक पेड़ जिसमें फल आ गए हो, वो सफल है। A tree which bears the fruits, सफल। तो अगर पेड़ की जड़ों में जहर है तो फ्रूट्स भी जहरीले आएंगे। यहाँ ये बात नहीं है। हम हमेशा कहते हैं आप सफल हो जाओ, नहीं, पंडित जी ने कहा है सुफल। सुफल मतलब जिसकी जड़ों में भी अच्छी चीज हो, अच्छा हो, सुखदायी चीजें हो, प्रॉफिटेबल हो, सेक्रेड हो, पवित्र हो। ऐसे मेरे कर्मों का फल ही मुझे देना, ये बड़ी बड़ी पुरुषार्थ की बात है। अगर मेरे आचरण अच्छे हों, मेरे कर्म ठीक हों, अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने समाज के लिए, उसका फल मुझे देना। बाकी तो सफल तो दाऊद इब्राहिम भी है, सफल तो बहुत सारे लोग हैं ना। इसलिए आप अपने कृत्यों में, आप अपने अभियान में सफल, अच्छे कर्मों का अच्छा नतीजा, यही मेरी प्रार्थना है। अभी आप
तो बिल्कुल उसी हिसाब से प्रश्न पूछिएगा कि आप एक इडियट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप बहुत भारी भारी सवाल मत पूछिएगा। जी मोना जी सर, आज गुरु पूर्णिमा है, बहुत अच्छी कहानियाँ आप सुनाते हैं जिनसे बहुत प्रेरणा भी मिलती है। तो आपके गुरु किन्हें मानते हैं, और एक लेसन जो आपकी ज़िंदगी में हमेशा काम आया वो हमसे शेयर करेंगे? वैसे तो कबीर ने भी कहा है, गुरु ज्ञानी दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए। बड़ा हम सब जानते हैं यहाँ का बच्चा बच्चा इस, और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि कम से कम ये वसीयत बची हुई है भारत के अंदर कि हम मानते हैं कि आप कम से कम आज गुरु पूर्णिमा के ऊपर ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं बताऊं कि मेरे कोई एक गुरु नहीं है, मैंने तो हर एक को अपना गुरु बनाया है। जिससे जो सीख लिया गरीब ने वही मेरा गुरु बन गया। ठीक है, हर घाट का पानी पिया, और जिस घाट का पानी पिया उसको ही उस घाट को प्रणाम किया कि तुमने मुझे प्यास बुझाई है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक किस्सा, शायद इससे पहले भी कहीं बता चुका हूं। मैं 9th क्लास में था, तब पढ़ने में ठीक था, और क्योंकि बुकिश वर्म कभी भी रहा नहीं मैं, इसलिए सबसे पीछे बैठा करता था, बैक बेंचर। आपने टॉपर को कभी बैक बेंच पे बैठते हुए देखा, लेकिन जाट स्वभाव है हमारा, ठीक है कोई बात नहीं, फ्रंट बेंच पे नहीं बैठते आप समझे। नाल मेरे जितने भी पीछे बैठे होते थे वो जो अपने ठीक है गुंडे बदमाश बीड़ी पीड़े उनका अपना स्वार्थ था कि मेरे साथ रह के वो थोड़ा सा, मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था, साइंस का स्टूडेंट था, आर्ट का नहीं था। आर्ट का तो ये इसमें जाने के लिए मेरे पास 11वीं करना पड़ा, क्योंकि नेशनल स्कूल रहा, उन्होंने कहा ग्रेजुएट तो कराओ यार कम से कम। तो 11वीं में मेरे पास ना हिस्ट्री की कोई टेक्स्ट बुक थी, ना इंग्लिश लिटरेचर की कोई टेक्स्ट बुक थी, ना इकोनॉमिक्स की, कुछ नहीं था मेरे पास। अंदाज से लिखने के बाद भी 66% ले आया बंदा। मैं जाट है, हाँ ऐसा नहीं है, बेईमान नहीं है। सो मेरे टीचर थे, फिजिक्स क्लास चल रही थी, हिंदी मीडियम में पढ़ने वाला, तो उन्होंने न्यूटन के, सर आइजक न्यूटन, मैं बहुत बड़ा फैन आइजक न्यूटन का, आइंस्टीन का, मतलब मेरे जो जितने आप कह रहे हो आपके गुरु कौन है, कबीर भी मेरा गुरु है, निकोला टेस्ला भी मेरा गुरु होगा, कार्ल गुस्ताव यंग भी मेरा गुरु हैगा, सिगमंड फ्राइड भी मेरा गुरु हैगा। हाँ, मेरे बहुत गुरु ने, अलग अलग जगह में मेरे गुरु ने। मेरा बस चले तो मैं भैन सभी नहीं अपना गुरु पढ़ा जितने मिल गया और जितने मैं अरदास कर लेती, मैं कुछ कोई सबसे सीखो। तो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन, पहला पूछा, हाँ बताओ लॉज ऑफ मोशन बताओ, बोलो। लड़का खड़ा हुआ, उसने पहला बताया और तीसरा बताया, खड़ा था। दूसरे से पूछा, पहला बताया तीसरा बताया, खड़े हो। पूरी क्लास से पूछा, सबने फर्स्ट बताया और थर्ड बताया, 9वीं क्लास की, तो समझ लो 71। मैं बहुत पुराना पीस है, आपका आशीर्वाद रहा, प्रेम रहा, आशीर्वाद दो आप, तो 71 साल का हो जाऊंगा, पर ठीक है, खंडर नहीं होगा, बस चला जाऊंगा वाहेगुरु को। पूरी क्लास में, द होल क्लास could tell the first law of the motion of Newton, Sir Isaac Newton। मैं बहुत प्यारा आइंस्टीन, मदाम क्यूरी को, इवान पावलोव को, बहुत बड़े सारे दुनिया के जितने वैज्ञानिक हैं उन सबको मेरे सब गुरु। मैं स्वीडन में स्टॉकहोल्म जब गया था, तो यू वॉन्ट बिलीव, मैंने देखा सब जगह जाके, लेकिन जिस वक्त मैं नोबेल म्यूजियम के अंदर गया, मेरी पूरा शरीर कांप रहा था, मेरा पूरा आत्मा जागृत हो रही थी, मेरा मन मयूर कर रहा था कि ये वो जगह है, मैंने मथा वहीं पर टिकाया है जहां क्या क्या ब्रिलियंस
थी, साइंस के क्षेत्र में हो, लिटरेचर के क्षेत्र में, माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र के अंदर हो, मैथमेटिक्स का नहीं मिलता, उसकी कहानी अलग सुनाऊंगा क्यों मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज नहीं है। सो सबने पूछा, सबने फर्स्ट और थर्ड बताया। मेरे जेड़े गुरु जी से सर आयरन साहब नाम था, उन्होंने कहा बड़े गर्व के साथ, अब अनिल बताएगा। मेरा नाम अनिल कपूर सिंह। तो जब फिल्म इंडस्ट्री से आया मैं, तो अनिल कपूर मेरा सीनियर है, उम्र तो सीनियर नहीं है, और हीरो है। तो हीरो जेड़ा होता है ना, ओ डाटा होता है। हीरो कोई भी हो, सी ग्रेड फिल्म का भी हीरो होता है और सुप्रीम होता है। ते कैरेक्टर आर्टिस्ट जिन्ना होता है, और कितना ही बड़ा हो जाए और नीचे थले ही रहेगा। हीरो तो हीरो ही होता है। मैं क्या, चल ठीक है, अब मैं ही अपना नाम चेंज कर लेना, तू तो बड़े बड़े बात है, कोई बात नहीं। तो मैंने अपना नाम चेंज कर लिया, बेसिक नाम मेरा अनिल कपूर है, ना ही खींच की रखा है, तुसी ला लो यार। सो उन्होंने कहा अनिल बताएगा। मैं खड़ा हुआ और मैंने भी फर्स्ट और थर्ड बताया। माइंड इट, माय टीचर, माय गुरु made everybody stand as a punishment. सबको खड़ा रखा और मुझसे बड़े गर्व से, बड़े विश्वास के साथ उन्होंने कहा अनिल बताएगा, और मैं भी फर्स्ट और थर्ड बता पाया। मेरे टीचर गुस्से में आगे बढ़े and he slapped me across my face. He slapped me. तब तक बच्चों को पीटने का चलन चला गया था। He slapped me. मैं वो धन्यभाग मेरे कि मेरे को गुरु ने मुझे मारा। मैं रो पड़ा और वो मेरी आंखों में उन्होंने देखा and he left the class. वो क्लास छोड़ के चले गए और मैं रो पड़ा। मैंने कहा यार ये क्या हुआ? मैं उससे मिलने गया, मुझे सब बात नहीं करनी है। मैं अपने गुरु की आंखों में निराशा देख सकता था। मेरे गुरु के सपने मुझे लेके टूट गए थे। उनके आंखों में लिखा था मैंने तुझ पे भरोसा किया, विश्वासघात किया तूने मेरे साथ, मेरा धोखा दिया है मुझे, मैंने तुझ पे विश्वास किया था, तूने मेरी इज्जत का बट्टा लगा दिया है। जनाब अली, मैं हॉस्टल आया, बहुत रोया और मैंने टेक्स्ट बुक खोली और न्यूटन के तीनों लॉज ऑफ मोशन और स्पेशली सेकंड लॉ ऑफ मोशन को गुरुजी कहते हैं कि पहले समझो, रटो मत, पहले समझो, समझ के उसके बाद परिभाषा, डेफिनेशन समझ में आ जाए। तो मैंने पहले उसे समझा और उसके बाद याद किया। तो फर्स्ट आप जानते हैं, थर्ड आप जानते हैं, बहुत इजी है। अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगी, गति में है, इनर्शिया कहते हैं, विराम का होता है इनर्शिया, और मोशन में रहेगी जब तक कि ऊपर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा पाए। और हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। बिल्कुल सही, ये तो हो गया। अभी सेकंड क्या है? सेकंड है संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए हुए बल के समानुपाती होती है और परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। क्रिकेट की बॉल है, आ रही है आपकी तरफ, अगर जिस डायरेक्शन में जिस फोर्स के साथ आ रही है उसी फोर्स के साथ आपको अपना ये जो है उस पीछे ले जाना पड़ता, तभी आप कैच कर पाएंगे। अगर आप आगे ले गए, अपोजिट डायरेक्शन में ले गए, तो आप कभी कैच नहीं कर पाएंगे। ये ज्वलंत उदाहरण है सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। एंड मेहरबान दोस्तों, ये परिभाषा अब मेरी चिता तक जाएगी क्योंकि मैंने मेरे गुरु का विश्वास तोड़ दिया। तो आज गुरु पूर्णिमा पे और क्या हो? दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं कि गुरु जो शब्द है वो संस्कृत के 2 शब्द से बना है और ये एक एक शब्द जो है एक एक अक्षर का शब्द है, एक एक अक्षर का शब्द है। मुझे जरा आप दीजिए तो मैं आपको बताऊंगा। ये है गुरु, ये है गुरु, देख रहे हैं? ये गुरु, ये गुरु संस्कृत के 2 शब्दों से बना है और वो दोनों शब्द एक एक अक्षर के हैं। देखिए ये समझ गए? ये गु का अर्थ है, जो ग में लघु ऊ की मात्रा है, इसका मतलब है अंधेरा। इसका क्या मतलब है? अंधेरा। और रू का मतलब है
दूर करने वाला, ये लिटरल है। गु अंधेरा, र दूर करने वाला, अंधेरा दूर करने वाला गुरु। Then the one who eradicates the darkness of your mind and your psyche, darkness of your wisdom and intelligence, इसको जो कुछ भी समझ सकते। तो गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ बैठे हुए आप सबको, आप सबके अंदर छुपे हुए गुरु को और आप सबके अंदर छुपे हुए स्टूडेंट को प्रणाम करता हूँ। ध्यान रखना, एक बड़ा किस्सा सुना था कि पिता के कहने के ऊपर राम और लक्ष्मण गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए। पर्णकुटी के द्वार पर दस्तक दी, नॉक नॉक नॉक। अंदर से आवाज आई, कौन? अंदर से आवाज आई, कौन? तो बाहर राम और लक्ष्मण ने कहते कहा था, यही जानने के लिए तो आपके पास आए हैं। अंदर से आवाज आई, कौन? राम और लक्ष्मण ने कहा, यही जानने के लिए तो आपके पास आए हैं। लेकिन वो था गुरु, उसने कहा द्वार खुला है, चले आओ। तुम जैसे शिष्य पाकर गुरु धन्य हो जाता है। तो आप सबको गुरु भी ऐसे ही मिले जो धन्य हो जाए, और आप शिष्य भी ऐसे बनो जो आपका गुरु कह के मैं धन्य हो गया। ये इंटर रिलेटेड चीज है। लेकिन ये तो मैं एक आइडियल सिचुएशन की बात कर रहा हूं। ऐसा गुरु होना और ऐसा शिष्य होना आसान नहीं है। गुरु बहुत सारे हो जाते हैं, गुरु अलग चीज है, शिष्य अलग चीज है। ऑक्सफोर्ड और चेम्बर्स डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश में जब उनको लगा कि गुरु को हाउ टू डिफाइन दिस टर्म कॉल्ड गुरु, अ रिवर्ड टीचर, उन्होंने कहा नहीं, रिवर्ड टीचर नहीं है भाई, कुछ और ही है। आज यहाँ पे बैठा हुआ हर आदमी, हम जो भारतवर्ष से जुड़े हुए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और इधर गोवा से मेघालय तक, किसी को भी बोलो गुरु, वो हो सकता है एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन हमें मालूम है गुरु क्या होता है। इसलिए ऑक्सफोर्ड और चेम्बर्स डिक्शनरी में गुरु ऐसा का ऐसा ही चला गया है। गुरु मतलब गुरु। और फिर गुरु के बाद की एक अलग स्टेज है और वो है सदगुरु। अगली बार जब 46 में बुलाएंगे तो बताऊंगा गुरु और सदगुरु में क्या फर्क है। सर, अभिनय में कौन गुरु रहा है आपका? जब अभिनय आपका हम देखते हैं, इतना सशक्त होता है, किरदार में एकदम आप इतना घुसे होते कि एक किरदार हमें याद है, तो अभिनय से जुड़ा हुआ गुरु कौन रहा? नहीं, कोई नहीं, कोई इसलिए काबिल ही नहीं है कोई। फिर भी आप अभिनय में किससे ज्यादा प्रभावित हुए? किसी से नहीं प्रभावित होना, आपके पहले प्रभावित होना, हीरो, अरे किसी से कोई प्रभावित नहीं। मैं तो सबसे सीखता हूँ, और सीखने के लिए आप एक्टर से मत सीखिए, आप लोगों से सीखिए, आपके कैरेक्टर से सीखिए। आप जो जन अभिनय क्या है, मेरी परिभाषा सुन लीजिए, मैंने तो बड़े बड़ों को परिभाषा है। अभिनय जहां एक व्यक्ति को जो रियल है, ये आपको हैरोल्ड क्लर्मन की परिभाषा भी नहीं मिलेगी, बर्टोल्ट ब्रेख्ट की भी परिभाषा नहीं मिलेगी, ये गोटास्की की भी नहीं मिलेगी, स्टानिस्लावस्की की भी नहीं मिलेगी, ये अन्नू कपूर की परिभाषा है। अन्नू कपूर की परिभाषा अपने अनुभव से आई है, अनुभव ऑब्जर्वेशन से आई है, दृष्टिकोण से आई है, मनस से आई है, चीजों को समझ के आई है, एनालिटिकल पावर से आई है। एक व्यक्ति को अभिनय में कहा जो रियल है उसको कहा जाता है, एक रोल देके तू अनरियल हो जा, और उस रोल को देके उससे कहा जाता है अब इस अनरियल रोल को तू रियल करके बता। यही एक अभिनय है और कुछ भी नहीं है, यही है और कुछ भी नहीं है। बाकी आपने कहा कि किससे सीखा, अच्छे अच्छे कलाकार हुए हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, थिएटर में भी बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हुए हैं। लेकिन मेरा दुर्भाग्य या सौभाग्य, मुझे आप सब लोगों से, आम जनता से सीखने को मिला है, ना कि किसी एक्टर को देख के। इसीलिए मैं अच्छा एक्टर हूं। आप समझे मेरी बात? क्योंकि उनसे सीखूं मैं क्या, कि वो किस तरह से बोलते हैं। आप हमारे यहाँ का जो पूरा कमर्शियल सिनेमा का जो फ्रेमवर्क है, उसमें आपने स्टाइल चलता है, स्टाइल चलता है। आपने बड़े बड़े एक्टर की एक फिल्म देख ली, 10 फिल्म देखी, वो स्टाइल से बोलेंगे, आप देख लीजिए, उनका स्टाइल है, डायलॉग बोलने का स्टाइल है, कैरेक्टर गया भाग में। वो सलीम करेंगे तो भी वही करेंगे, और वो सौदागर करेंगे तो भी वही करेंगे। नथिंग टू क्रिटिसाइज अबाउट एनीथिंग, बट दिस इज अ फैक्ट, स्टाइल। आप समझे? अच्छा नहीं, हम वो बड़े बड़े डायलॉग माने, तो एक्टिंग कुछ और चीज है, आप उस कैरेक्टर में। तो हमारे यहाँ उस तरह का है नहीं, तो क्या सीखें?
हम तो कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं। अच्छा, ये कैरेक्टर आर्टिस्ट टर्म कहां से आ गया? ऐसा लगता है शायद इस तरह के जो कलाकार हैं फिल्म इंडस्ट्री में, उन्हीं के पास कैरेक्टर होता है। हमारे हीरो हीरोइन के पास तो कैरेक्टर है नहीं, क्योंकि तो स्टाइल में वही डायलॉग बोलेंगे। समझ गए मेरी बात? तो आप वो बोल जाएंगे। आप ये पूछिए, जो आदमी कबीर से प्रभावित होगा, बुल्ले शाह से प्रभावित होगा, निकोला टेस्ला से प्रभावित होगा, दुनिया के बड़े बड़े लोगों से प्रभावित होगा, आप मेहरबानी करके उससे उम्मीद मत रखिए। पूछे जरा पूछे। आपने अपनी जिंदगी को बड़ी जिंदा दिली से नवाजा और ईश्वर ने आपको सक्सेस से, परिवार से बहुत खूबसूरती से सुफल किया है। मैं ये कहूँगा, आपने एक बड़ी खूबसूरत बात बताई कि आपकी श्रीमती यहाँ रहती हैं, आपकी वजह से टिकी हुई है, आपको ईश्वर ने 4 बच्चों से नवाजा है। आपने ये नहीं बताया कि नाना दादा बनने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ या नहीं? अभी मेरा सबसे बड़ा बेटा, जमाना बदल गया है, मैं क्या बोल सकता हूँ। उसकी चाइल्डहुड जो स्वीटहार्ट थी पिछले 16 साल का, 16 साल की उम्र से ही उसने इज हुक्ड एंड बुक्ड, जो मदर उसकी बोलती है, तो वो पिछले 2-3 साल से क्या बोलते हैं, लिव इन वो। ओके ठीक है। देखिए मैं मेरी जो मतलब आप ये देखो कि एग्जैक्टली 31 मार्च 1992 को मैं एक अमेरिकन लड़की से मिला, मूड आ गया पर जाटदा में यार, पर बहुत अच्छी है। मैं तो 5 बजे मिले, ऐसे 5:35 पे प्रपोज कर दो, मैं ब्याह करेगी मेरा ब्याह कर, मैंने पता नहीं सीखा कब होते ऐसे वाले का धीरे पूरी, मैंने पता नहीं सीखा। मैं तो 17 दिन नीचे ब्याह में पाप के क्या चला 17 डेज ऐसा 5 बजे शाम को 31 मार्च 1992 को 5 बजे मिला, 1 to 1, 5:35 पे प्रपोज, ब्याह करेगी मेरे से। 17 दिन बाद शादी भी कर ली। मेरी फ्रेंड होती थी उधर क्लिनिक में शादी कर ली, मैं क्या इधर ही पंडित बुला रहा। हाँ कुछ कर देख लीजिए 92। हाँ जी sir, I have a question. जी Sir, you have been in Mumbai for a long time and as well as in the field of industry acting. जी। जो अभी सर भाषा का मुद्दा चल रहा है अभी, हाँ जी मैंने सुना। पोलिटिकल इशू अक्रॉस द कंट्री, उसमें जो एक फैक्शन कह रहा है कि हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज और वो उस स्टेट कह रहे हैं शुड नॉट बी इम्पोज्ड ऑन अस, चाहे महाराष्ट्र है, तेलंगाना है या अदर स्टेट है। तो उसके बारे में आपके क्या विचार सर, क्या कहें? सर इसके बारे में जो भी मेरे विचार हैं, मैं बिल्कुल सीधा नहीं टेढ़ा करूंगा। स्ट्रगल फॉर दिस पॉलिटिकल सर्वाइवल नंबर 1, ठीक है। और जिन लोगों ने ये किया, भाषा के मुद्दे को उठाया है, वो यही तो चाहते थे कि प्रेस क्लब ऑफ चंडीगढ़ में बैठे हुए बॉम्बे की इस घटना को पूरे देश में चर्चा हो जाए, वो ये चाहते थे, तो वो अपने उद्देश्य में बिल्कुल सफल हुए। तीसरी बात इंपॉर्टेंट ये है, त्रासदी ये है हमारे देश की, वो एक कहावत है ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, thus justice lies in coma। जब तुरंत ही चीजों के फैसले नहीं मिलेंगे, जब आपके कानून इतने लचर होंगे तो गड़बड़ होगी। जब गड़बड़ होगी तब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज जो हैं वो सर उठाने लगती हैं। उसी तरह से रीजनल पार्टीज जो है वो दादागिरी के ऊपर आ जाती हैं। 4 चीजें बता दी मैंने आपको, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है क्योंकि हमारा देश बहुत डाइवर्सिटी का देश है, धर्म, भाषा, संप्रदाय, अंचल के नाम पर एक नहीं हो सकते। और भारत के तिरंगे के ऊपर मैं अक्सर कहता हूं, हम तिरंगे के ऊपर तो एक हो सकते हैं। कोई कहेगा सफेद, कोई कहेगा भगवा, कोई कहेगा हरा, तुम्हारी नजर तिरंगे पे रहनी चाहिए क्योंकि वही हमारी आन शान है। लेकिन अलग अलग भाषा के हैं। हम हिंदुस्तान में तो ये बात कर लेते हैं, लेकिन जैसे न्यूयॉर्क में, पेरिस में, लंदन में, मिलान में पहुंचते हैं तो कमस्ता है मुझसे हमको बोलना ही पड़ता है। इसका ये भी एक पार्ट है। परंतु अगर किसी को बोलना नहीं आता है तो थप्पड़ मारना बिल्कुल नाजायज बात है। लेकिन जो लोग वहां बसे, आज ही आपने कहा, आप दुर्गा साहब बहुत अच्छी बात है कि चंडीगढ़ में
जो लोग आके बसे हुए, हर भाषा धर्म संप्रदाय के लोग हैं, उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है चंडीगढ़ के लिए, राइट सर? तो इसी तरह से मैंने छूटते ही आज कहा था, मुंबई मेरी कर्म भूमि है, ये याद रखिएगा। जिन्होंने वायलेंस की है भाषा के नाम पे, वो राज ठाकरे हो, बाल ठाकरे हो, या कोई भी व्यक्ति जो कानून तोड़ने की कोशिश करता है, वायलेंस का सहारा लेता है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाके गैर कानूनी काम करता है, वो तो उसको कानून को चाहिए कि उसको अगर लगता है, कानून को लगता है कि दंडनीय अपराध, दंड देना चाहिए, बात खत्म होगी। और जिस मकसद को लेके उन्होंने ये किया, उस मकसद में कामयाब हो गए। आज पूरे देश में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। दिस इज व्हाट दे वांटेड। ये पॉलिटिशियंस को यही तो चाहिए, पॉलिटिशियंस को यही चाहिए कि न्यूज आए, लोग चर्चा करें हमारी। हम तो सोए हुए पड़े थे, और ये अकेले वो नहीं है, पूरे भारत के, पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिशियंस का यही है। पॉलिटिशियन का मतलब पता है, मैं आपको बताऊं, इसी में एक मैं आ रहा हूं, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, कि क्यों इस बात का सीधा उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्यों किसी का, हाँ वायलेंस तो गलत है ना भाई, अगर वायलेंस गलत है तो वो दंडनीय अपराध है, गलत है और दंडनीय अपराध है, तो यह कानून का काम है कि जिसने अपराध किया उसको सजा मिलनी चाहिए। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, एंड इफ द जस्टिस डिनाइड देन जस्टिस लाइज इन कोर्ट, एज सिंपल एज दैट। सर इसी में कौन इज डूइंग समथिंग रॉन्ग, दे शुड बी पनिश्ड अकॉर्डिंग टू लॉ। बिल्कुल। उसमें आपको डर नहीं लगता सर कि जैसे कहा कि पाल ठाकरे और ये गलत है, जैसा कि व्यापारी के साथ वहां पर हुआ था जी, राज ठाकरे या मतलब जो भी है, मैंने देखा नहीं, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं, मैं मान रहा हूं, क्योंकि चर्चा आप यहाँ पे कर रहे हैं तो मैं डेफिनेटली मान रहा हूं। तो सर आपको डर नहीं लगता, आप भी मुंबई में रह रहे हो, फिल्मों में काम कर रहे हैं कि बॉयकॉट हो सकता है फिल्मों का, या कुछ घटना इस तरह का ना हो, हम तो ये कहें, तो क्या सोचते हैं सर इस पे? मुझे मारने का मतलब तो मुझे तो आप यहाँ पे आसानी से मार सकते हैं, मेरे साथ तो कोई है भी नहीं। मैं पिछले साल मुंबई की बात कर रहा हूँ। नहीं, पिछले साल उन्होंने मुझे दी थी, मेरी एक फिल्म कंट्रोवर्सी में आ गई थी हमारे द्वारा, तो महाराष्ट्र सरकार ने मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी। अभी वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी और पीछे पीछे मेरे गन लेके कुठे चला जाए, कुठे जायचं साहेब, तुमचा शेड्यूल काय आहे, कुठे जायचं आहे तुम्हाला, तो तुम्हाला सांग साहेब, आप ठीक है। उसके बाद मैंने कहा यार अभी मुझे नहीं चाहिए, अभी वो मेरी एक फिल्म आई थी हमारे 12, तो उसमें मुस्लिम कम्युनिटी ने, उलेमा ने ऑब्जेक्शन कर दिया था कि अन्नू कपूर को मार डालेंगे। फिर वो सब कह रहे हैं नहीं अन्नू जी ने बिल्कुल सही किया है, और हमारा उनका जहाँ पसीना गिरेगा वहां पे खून गिरा देंगे, इस तरह की कुछ बातें। तो मैंने कहा अब तो उन्होंने, जिन्होंने मुकदमा किया था उन्होंने कह दिया ना, अब तो हटाइए, लेकिन सर सिक्योरिटी हटाने के लिए भी एप्लीकेशन देनी पड़ती है। तो अब क्या करें, कोई मारेगा तो मारेगा, लेकिन मैं तो मराठी बोलता हूँ सर, मैं पंजाबी भी बोलता हूँ, तो वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है। मैं एंडोर्स नहीं कर रहा हूं, अगर मैं नहीं बोल पाता आपकी भाषा तो आपको मुझे मारने का कोई हक नहीं है, परंतु मुझे चाहिए कि मैं पंजाब में रह के अगर 2 मिठे बोल बोल देना, गमादी रात लंबी ने न मेरे गीत लंबे ने, न पैड़ी रात मुकदी ने न मेरे गीत मुकदे ने, खबर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। मैं पंजाब में रह के अगर बोला वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, एक ओंकार सतनाम हो, क्या हो जाएगा। यू आर लिविंग, यू आर सर्वाइविंग इन दिस, यह मिट्टी है, आप मिट्टी आपको रोजी रोटी दे रही है, व्हाट्स रॉन्ग, लेकिन उसके ऊपर सरदार जी उठ के मुझे थप्पड़ मार दें तो गलत बात है। लेकिन यही एटीट्यूड अमेरिका में नहीं कर सकते आप। अमेरिका में आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, वहां नहीं बोल सकते आप मराठी या पंजाबी ना, मिलान में तो और नहीं, पेरिस में आप कभी जाइएगा, ये 98 के बाद थोड़े सुधरे, 22 में के अंदर पेरिस में मैं लुट गया था, 13-14 लाख रुपए चले गए। पुलिस में रिपोर्ट, पुलिस वाला कह रहा है कुछ नहीं होने वाला, 2 घंटे बिठाया, चाय पिलाई, मैंने कहा मुझे मालूम है कुछ नहीं होने वाला, मेरे पैसे कभी वापस नहीं आने वाले। 98 से पहले आपकी इंग्लिश का जवाब भी फ्रेंच लोग नहीं देते थे, समझ के भी इंग्लिश नहीं देते थे, उनको अभिमान था, ए तू आया है फ्रेंच में बात कर, क्या monsieur madame monsieur comment allez-vous, फ्रेंच में बोल तू, क्या ऐसा। तो मुझे ऐसा लगता है मारने वारने की इस तरह की एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी वहां मशरूम होगी जहां लॉ एंड ऑर्डर, न्याय पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा, और हमारी अदालतें फैसला सुनाती हैं, इंसाफ कहां करती है यार, किसने आपको बोल दिया हमारी अदालतों में इंसाफ होता है, फैसला सुनाती है।
एक जी कहते हैं, सुना था मेरी मदद करते, एक शर्मा जी मिल गए थे, नाथूलाल शर्मा नाम सीखा था ना, तो मेरे फादर तो बड़े पैसे वाले घर से थे, मैं तो गरीब माँ बाप का हूँ, उनके माँ बाप बड़े पैसे वाले थे। तो कहते हैं कि उस टाइम के ऊपर उन्होंने कहा कि भाई ये नाटक नौटंकी जिन्होंने कहते हैं अपना, तो वो चलते रहते, कहते एक नाटक नौटंकी खेलते हैं, शुरू करते हैं। अच्छा, वकालत में उनको किसी ने कहा कि भाई फलानी जगह किसी लॉ फर्म में काम करने, तो मेरे फादर ने कहा भाई मैं गुलामी नहीं कर सकता हूँ, वो एक अनक होती है पंजाबी की, मैं गुलामी नहीं कर सकता हूँ। अच्छा नहीं कर सकते, सबसे छोटे थे शायद मेरी बुआ जी, लीला जी, वो सबसे छोटी थी। सो ये शर्मा जी मिल गए, इनको कुछ, मेरे फादर को कुछ पता नहीं था, तो सुनाया उस टाइम पे 20-22 हज़ार रुपए इन्होंने इन्वेस्ट कर दिए, दे दिए, पैसे होंगे, और नाटक नौटंकी खोली। लेकिन मेरी दादी को जिस वक्त पता पड़ा, मेरी दादी जंग की थी, जंग बग्याना, वो बड़े जाबिर लोग होते हैं, बहुत वायलेंट किस्म के लोग होते हैं, जंगी जो होते हैं, हीर जंगी चीज है। सो अरे सर क्या बताऊं, वो सोनी जो है, सोनी महिमा, ओ दिखदी ओ दिसदी ओ दिसदी कुली यार दी कड़िया, ओ दिसदी। तो कि वो महिवाल की जी कुली कहते कुछ झोपड़ी जी वो दिसदी, तो अपने घड़े से बात कर रही हो। मैं आऊंगा आपकी बात के ऊपर यार, मेरे दिमाग में इतनी सारी चीजें चलती रहती है ना। तो वो कहती है, मां कहती है, ये बलोचां दी जी जात होंदी ना वो ठीक नहीं है, पुत्र ना कर, ना जा महिवाल दे कोल, ए बलोचियां ना दे भरोसा नहीं है कोई। तो आपको मालूम उसका जवाब क्या है? कहती है, मां मैं महिवाल के पीछे सड़ जावांगी, थल विच गड़ जावांगी, मैं महिवाल के पीछे सड़ जावांगी, थल विच गड़ जावांगी, ते माई मैं कोई हीर नहीं, आज होटो नहीं चढ़ जावांगी। अरे सर ये देखो, एनीवे, तो इनको कुछ पता नहीं था, इन्होंने वो कर लिया। एंड द मोमेंट माय दादी फ्रॉम जंग, उसको जैसे ही पता लगा, उसने मेरे फादर को घर से निकाल दिया। मधु की कंजरी आना चाहता है। आपको मालूम है पंजाब में तो एनीथिंग, आपने वो पंजाब नहीं देखा है, मुझे मालूम नहीं कि ये हमारे एक मनमोहन सिंह जी हमारे फिल्म इंडस्ट्री के गौरव है, जो मनमोहन सिंह जी ने पंजाबी फिल्में बनाए, बहुत बड़े डीओपी कैमरामैन थे, मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो वो एक सुनाया करते थे कि पंजाब में एक गांव के अंदर शूटिंग करने गए, तो एक आए बाबा, कहते गल सुन, वो कौन है जे एक्शन एक्शन कह रहे हैं? कहते भाजी वो डायरेक्टर है। वो डायरेक्टर ए जेड़ा बाबू ए डब्बे च मुंह पा के ओ की देख रहे हैं कि भाजी वो जेड़ा है वो कैमरामैन है। ए सोनी कुड़ी कौन है? ए हीरोइन है। ते वो कौन हैगा? जबरू जवान वाले चिट्टा जे, कहता वो हीरो है। अच्छा अच्छा, ताई मैं दसा एक पिंड च इन्ने कंजर किथे डेगा ये कांसेप्ट है कंजर। तो मेरे फादर को उन्होंने निकाल दिया। फादर जब मदर भी जब चलने लगी तो उन्होंने मदर से पूछा तू कितने चली? तो एक पंजाब में एक होता था, मेरी मदर ब्राह्मण थी, ठीक है, तो पंजाब का मैं अपनी नूह मतलब अपनी बहू को कभी नाम से नहीं पुकारता। अगर कोई व्यक्ति मेरी बहू को या मेरी दादी की बहू को नाम से कमला बुला देता है, खंजर इन्ना बड़ा डेगर हो दीदी, इन्ना बड़ा चाकू मार देगी चगी। उनकी भाषा भी थोड़ी सी अलग होती है। सो मेरी दादी मेरी मदर को बामणी बुलाया करती, ये बामणी कितने चली? तो मेरी मदर ने कहा भाई आपके बेटे के पीछे, ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, आप तू ही। She was not expecting my mother to leave and follow my father. And my mother के मुंह से वो शब्द और कीर्तन सुना करती थी।
और मेरी मदर ने बड़ी सेवा की है। हमारे यहाँ लड़कियाँ अपने सेवा करती हैं। सो इस तरह से फादर ने पूरी ज़िंदगी गुजार दी इसी में, और 1977 में फिर मेरी मदर ने कहा पूरी ज़िंदगी भर टेंटों में गुजारा है, सो प्लीज़ अब घर रहो आप इस एज के अंदर। सो 77 के बाद फिर वो घर रहे। लेकिन सर मोहन टॉकीज में मैं उस सुंदर फिल्म का पोस्टर देख के अपने किशोरावस्था में कह रहा था कि मेरी फोटो नहीं लगेगी इसी। सॉरी सर, मोहन टॉकीज के बाहर जो मैं उस सुंदर फिल्म का बोर्ड लगा हुआ था, हाँ जी, और उस पर फोटो देख के हीरो की आपने कह दिया था कि मेरी लगनी यहाँ फोटो लगेगी, तो वो किस अवस्था में कहाँ से? मुझे याद भी नहीं है। एक देखिए, अपने यहाँ हमारे भारतीय समाज के मनोरंजन का मुख्य अंग सिनेमा रहा है, तो हमारे यंगस्टर वो किसी भी एज का हो, हाँ वो अगर आजादी के पहले का है, आजादी के पहले का है, तब भी वो केएल सहगल के, आप ताज्जुब करेंगे 1934 की फिल्म है द प्रेसिडेंट। आपको पता नहीं है कि आपके ग्रैंडफादर जो गाना आज प्रिमिटिव लगेगा, एक बंगला बने न्यारा, ओ एक बंगला बने न्यारा, रहे कुनबा जिसमें सारा, एक बंगला बन। आपके ग्रैंडफादर की आंखों में चमक आ जाएगी अगर वो है तो। आपको लगेगी अरे आज के बच्चे को लगेगी ये गाना क्या है बेटा, वो उस टाइम के ऊपर हर एक का एसोसिएशन। सो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, मैंने बोल दिया होगा, तो उसमें हर बच्चा चाहता है कि वो है, लेकिन मैंने कभी इस चीज को सीरियसली लेता तो फिर मैं कुछ करता। और मैं कैसे कर सकता हूँ, ना शक्ल है, ना सूरत है, ना पर्सनालिटी है यार, हीरो दी यार, मैं बड़ा परेशान हूँ। अगले जन्म में मैं परमात्मा वाहे गुरु, नो टैलेंट है, ओनली ब्यूटी दे मैंने। वो एक पंजाबी फिल्म है, उसमें दलजीत दोसांझ। ओके दलजीत, उसने साथ काम किया ना हमारे काम। जी हाँ, दलजीत दोसांझ, आज बोलिए। तो उस फिल्म में पाकिस्तानी जो कलाकार है, जो हीरोइन है, उसको लिया गया। उसको क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में इस समय जैसी भावनाएं थी, उसके ऊपर उसके बाद है एक बड़ा जबरदस्त कंट्रोवर्सी पंजाब में भी और पूरे देश में भी चली। तो उसमें पाकिस्तानी कलाकार भारतीय फिल्मों में काम करें या ना करें, इसके ऊपर आपकी जो राय है वो क्या है? अजी मैंने तो कितने साल पहले बोल दिया था, बगैर उनको किसी तरह का बेइज्जती किए हुए, कि अभी आपके और हमारे देश के बीच में जो पॉलिटिकल हालात हैं, वो हालात हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम आपको अलाउ नहीं करें। अभी हमें माफ कर दीजिए प्लीज, फिर कभी जब ठीक ठाक हो जाएगा तब देखेंगे। प्लीज डोंट कम, नो नो नो, देयर इज नो नीड, नो सॉरी, नो नो, आई विल नॉट अलाउ, नो। मैं अब मेरे कंट्री का जो अभी जिस तरह का सारा सोशल पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर जो चल रहा है, मेरी कंट्री टेररिज्म से जो जूझ रही है, हर तरह के टेररिज्म, आज पहली बार नहीं है, नहीं सॉरी, अभी विदेशियों को हमारे यहाँ काम करने की इजाजत नहीं है। सॉरी, दलजीत ने काम किया, उस लड़की के साथ, कोई लड़की होगी है, नहीं, that's no, he should have thought about it. No, it's a stupid move. No, he is a very big star and a good boy. He has worked with me. You shouldn't have told. He's a very big star. He's the most successful. आज फॉरेन के अंदर अभी अप्रैल में मेरे यूएसए शोज थे, अंताक्षरी के शोज आज भी मैं करता हूँ। आप ताज्जुब करेंगे, 2 लोगों के ही शो अमेरिका में और कनाडा में सक्सेसफुल होते हैं, अरिजीत सिंह एंड दलजीत, और कोई नहीं है। सबके प्रोड्यूसर जो है कहीं ना कहीं लॉस में जाते हैं। He should have thought, he should have used it. नहीं, वो पहले भी शूट हुए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली रिलेटेड विद सिंदूर। ये कंट्रोवर्सी तो वीना मलिक के टाइम के ऊपर मैंने बोली थी 2012 में। वीना मलिक ने भी तो मेरे साथ काम किया ना, आप देखो ना, वो डांस कर रही मेरे साथ जाके, तो उसी वक्त तो मैंने कहा नहीं यार, तुम क्यों ले आए यार, वीना मलिक तुम क्यों ले आए। 2012 भी मेरी फिल्म है गली गली चोर है, उसी वक्त मैंने भी यही कहा था। नहीं, कंड्यूसिव जब होगा तब देखेंगे, होने नहीं। अपने यहाँ कोई टैलेंट की कमी है भी है, कमाल कर रहे हैं, ऐसा क्या है, हमारे यहाँ टैलेंट की कमी है, साड़ी कुड़ियां कोई कम, क्या बात कर रहे हैं भाई, इतनी सोड़ियां एक झटका दे दे, हाय अगले, नो टैलेंट ओनली ब्यूटी। नेक्स्ट आगे अनु जी इस साइड में जी, रमेश शर्मा हूं मैं। आज सर मेरा सवाल है कि सर आपने थिएटर, सिनेमा, रेडियो के ऊपर बड़ा लंबा सफर तय किया और बहुत कुछ दिया है, हजारों करोड़ों लोगों को अपने प्रशंसक के तौर पे आप
अपने साथ जोड़ा है, मैं भी उनमें से एक हूँ सर, ऐसा है। और मैं इतना लंबा सफर तय करने के बाद नॉर्मली क्या सामान्यतः क्या होता है कि लोग में स्टारडम सा आ जाता है, लेकिन आप बड़े साधारण से दिखाई देते हैं और एक आम आदमी जो है आपको अपने से कनेक्ट हुआ पाता है। इसकी क्या वजह है सर? और दूसरा सर, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, कभी अपने आप में आजमाया थोड़ा सा सर गाने में और फिल्मों में कोई निर्देशन या डायरेक्शन या कुछ इस तरह से? मेरा ये सवाल है सर। मुझे मतलब आपकी जानकारी के लिए मुझे फर्स्ट नेशनल अवार्ड जो है डायरेक्शन के लिए ही मिला था, सेकंड नेशनल अवार्ड एक्टिंग के लिए मिला। मैंने 94 में एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था अभय, तो डायरेक्शन के लिए मुझे नेशनल अवार्ड राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। और दूसरा मजबूरी में जिसने बोल दिया, अभय नाम था उस फिल्म का, अभय, तो मजबूरी में जहाँ गाना गाना पड़ा वो गाना गाया। पिछले साल जो फिल्म कंट्रोवर्सी में आ गई थी हमारे 12, उसकी 3 कव्वालियां मैंने कंपोज की और मैंने लिखी भी, और वो पूरा इस्लामिक पूरा पोइट्री है जो मैंने लिखी थी। सो चल क्या नहीं, क्योंकि मैंने सबसे पहली बात मैंने अपने आप को कभी कुछ नहीं समझा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिन्होंने अपने आप को बहुत कुछ समझा है तो मैं मुबारक हूं। मैं तो अपने आप को कुछ समझता ही नहीं। सुनिएगा, कबीर, बुल्ले शाह और सूरदास, महाकवि सूरदास, आप सब पंजाब में बैठे होंगे, सो मैं आपको सुनाता हूं कि क्यों कुछ नहीं समझते। मुलाजा फरमाइएगा, इतनी पंजाबी तो तुम लोग समझ लेते होगे ना, और नहीं समझते हो तो फिर राती जागरण करें इबादत, राती भौंकड़ू कुत्ते। देखिए सदगुरु बुल्ले शाह क्या बोलते हैं, राती जागरण, रात को जाग के शेख जी नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, रात को कुत्ते भी भौंकते हैं। राती जागरण करें इबादत, राती भौंकण कुत्ते, 33 कुत्ते। बुल्ले शाह ये भी दे आर हायर देन यू। राती जागरण करें इबादत, राती भौंकण कुत्ते, 33 कुत्ते। खसम अपने दा दर छड़ देना, अपने मालिक का दरवाजा छोड़ के नहीं जाते। पावी मारो 100 जूते, 100 जूते मारो, लेकिन अपने मालिक का दरवाजा छोड़ के नहीं जाते। खसम अपने दा दर छड़ देना, पावी मारो 100 जूते, 33 उत्ते। बुल्ले शाह ये भी तुझसे ऊंचे हैं। उठ बुलिया चल यार मना ले, उठ बुलिया सदगुरु के मना ले, उठ बुलिया चल यार मना ले, नहीं था बाजी ले गए कुत्ते 33 कुत्ते। इतना बड़ा आदमी क्या बोल रहा है, कितना हम्र है, अपनी सच्चाई जानता है, मैं कुछ नहीं हूं। और जो है उन्होंने क्या उखाड़ लिया रे, उखाड़ क्या लिया तुमने, जिसको अब छोड़िए ना। आप मेरी डायरी पे अगर देखेंगे तो उस पे लिखा हुआ है, हर साल कुछ ना कुछ है, पापी कौन बड़ो है मोते, उससे बड़ा कौन, ये सूर का है। पापी कौन बड़ो है मोते, सब पतन में नामी। पापी कौन बड़ो है मोते, सब पतितन में नामी। इस पतित को ठौर कहा है, कहियो सिरपत स्वामी। मेरे से बड़ा कोई पापी नहीं है, मेरे से नामी कोई पापी नहीं है। मेरा कहां है, आप मुझे बताओ, मैं किधर जाऊं। तो अगर ये है तो आप क्या कर सकते हो। मुझे सचमुच कुछ नहीं, मैं आया हूं और बगैर किसी पे बोझ बने हुए चला जाऊं, बस यही है। खत्म। मैं जो हूं, मेरी अपनी कुछ आदतें हैं, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। मैं कोई बहुत सोशल आदमी नहीं हूं, लेकिन एंटी सोशल भी नहीं हूं। That's it.
और आप ताज्जुब करेंगे, मैं अभी भी आपको हमारे सो कॉल्ड बॉलीवुड तो खैर डेरिवेटिव टर्म है, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कुछ 4, 5, 10 ऐसे लोग अभी भी बता सकता हूँ जो बहुत हम्बल हैं। आपको लगेगा नहीं 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 हैं, अभी हैं, ऐसी क्या बात है। वो लोग कहते हैं जी मेरे को डर लग रहा था। कोई सो कॉल्ड बॉलीवुड का बड़ा से बड़ा स्टार आप अप्रोच करेंगे फोटो के लिए या ऑटोग्राफ के लिए, वो कभी मना नहीं करेगा, उसको मालूम है बहुत अच्छी तरह से। ऐसा नहीं, लाख बुराई है, लेकिन तो एक मेरे ब्रदर ने धोखा है एक फरेब है मंजिल का हर ख्याल, शेर मुलाजा फरमाइएगा, नरेश जी शेर से सुनिएगा। धोखा है एक फरेब है मंजिल का हर ख्याल, सच पूछो तो सारा सफर वापसी का है। सच पूछो तो सारा सफर वापसी का ये है, और जिसका ये ऐलान है कि वो मजे में है, इस प्रकृति ने हमें मजे में रखा ही नहीं है। कौन है राही मनवा, दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, सुख है एक छांव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी, हमारी अस्तित्व में ही दुख है, हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं। जिसका ये ऐलान है कि वो मजे में है, जिसका ये ऐलान है कि वो मजे में है, या तो वो फकीर है या फिर नशे में है। ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡੇਗੀ, ਫਿਰ ਇਨਕਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? नहीं सरकार, नहीं ये सब नहीं, इन चक्करों में नहीं फंसना है। नहीं कुछ नहीं, इंडिविजुअल के लेवल पर, गवर्नमेंट के लेवल पर तुसी कुछ भी कर लो, वो ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਨਾ ਵੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। नहीं, आप उनको दूर रखो, मेरे से पूछोगे दूर रखो। ये डिप्लोमेसी खेल खेलने दो, कुछ होने वाला नहीं है। उनको जब मौका मिलेगा, आप समझो उनका सर्वाइवल इसी वजह से, उनको जब मौका मिलेगा तुम्हारे निहत्थे लोगों को मार देंगे, तुम्हारी AK-47 तैयार रहनी चाहिए, तुम्हारा ड्रोन तैयार रहनी चाहिए, सीधी सी बात है। इंडिविजुअल इनकार करता पर सरकार मंजूरी दे रही है, क्रिकेट टीम में मैच होंगे, हॉकी दे होंगे, मतलब ये सवाल है कि इसकी इंडिविजुअल इनकार करे सरकार खुद मंजूरी दे रही है, इंडिविजुअल को कहनी तुम इनकार करो। नहीं, इंडिविजुअल को सरकार ने ये नहीं कहा कि आप काम नहीं करो। आप कह रहे हैं कि अभी नहीं, मैं तो इंडिविजुअल, मेरे भरावा ने सवाल पूछा तो इंडिविजुअल का जवाब इंडिविजुअल दे रहा है, वो सरकार, मैं सरकार, मैं बीजेपी का नेता थोड़े हूँ। और बटुआ सर वैसे भी टीम टू टीम मैच है, नहीं, देखिए एक बात है, वो इंडिविजुअल मैंने जिसके बारे में राय दी है, मैं ना तो प्रेस क्लब ऑफ चंडीगढ़ का मेंबर हूं और ना ही भारत सरकार का गृह मंत्री हूं। मैं तो इंडिविजुअल के तौर के पर, इतना तो राइट मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, इंडिविजुअल के तौर पर मैंने अपने विचार बोल दिए। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई गैर कानूनी बात कही है तो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा कर दो। 18-38 साल तो लग ही जाएंगे इस बात को समझने। किस कहता रोल? नहीं, जैसे आप जो कहना चाह रहे हैं कि उसका कोई रोल नहीं, ऐसा आई डोंट बिलीव दैट ही डिड इट डेलिबरेटली, ऐसा दलजीत ने आप कह रहे हैं ना, आई डोंट थिंक सो दैट ही डिड इट डेलिबरेटली। देयर आर सर्टेन some circumstances which compel an individual to do, उसको खुद पता नहीं होगा कि वो क्या कर रहा है। हाँ, उसको पता नहीं इसके रिपरकशन क्या हो रहे हैं, और उसने जैसा कह रहे हैं, मैं मानने को तैयार हूं कि उसने इस चीज से पहले किया था, लेकिन ये कंट्रोवर्सी इससे पहले भी हो चुकी है, उसको पता नहीं होगा। बट यू शुड नॉट ब्लेम इंडिविजुअली दलजीत दोसांझ। No, I will not. He did a mistake. He shouldn't have, because he is a very big star. He should have thought about it, or his team must have thought about it this day. अपनी टीम होती है, इतना बड़ा स्टार ही है, कमाल करो, छोटा मोटा वो अकेला थोड़े, उसके पीछे उसकी टीम है, करोड़ों लोगों को करोड़ों पैसा बांटता है वो अपनी टीम को। ऐसा उसको सोचना चाहिए, उसकी टीम के सही सलाहकार होने चाहिए थे। सर डोंट डू दिस थिंग, इसके किए बगैर भी तुम करोड़ों कमा रहे हो। ये मेरा सर सेंसर बोर्ड के रोल को आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त, क्योंकि काफ़ी सारी फिल्में फंसी हुई हैं, आपने भी बहुत तरह के रोल्स किए हैं, तरह की फिल्में की हैं। अभी जैसे पंजाब 95 है, दिलजीत की फिल्म जो जसवंत सिंह खालड़ा पे बनी है, एक 127 कट्स उनको बोले गए हैं।
एक ग्लास दे दीजिएगा। उसमें तो विस्की भी मिला दो। कोई गल नहीं, कोई कमी नहीं है। फूले फिल्म है और कई सारी ऐसी फिल्में हैं जो सेंसर बोर्ड के पास फंसी हुई हैं या काफी सारे कट्स लगाने को बोला जा रहा है, या संतोष जो ऑस्कर्स के लिए एंट्री थी यूके की वो भी रिलीज नहीं हो पाई, तो सेंसर बोर्ड के रोल को इस वक्त आप कैसे देखते हैं? इंडियन सेंसर बोर्ड तकरीबन यूएनओ की तरह है। समझा? ठीक है ना? सेंसर बोर्ड के लोगों के पास लोगों के ऊपर कम्युनिटी का प्रेशर, भाषा वालों का प्रेशर, अंचल वालों का प्रेशर इतना जबरदस्त रहता है। और जैसे मैंने आपसे कहा, हमारे यहां अदालतों के फैसला आने में बरसों लग जाते हैं। हमारे यहां चीजें क्लैरिटी में नहीं है, ना हमारे संविधान में, ना हमारे लॉ एंड ऑर्डर के अंदर। तो वो ही कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है हमारे सेंसरशिप में। हमें खुद पता नहीं है कि हमें क्या दिखाना चाहिए और क्या नहीं दिखाना चाहिए। तो भारत इस ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहा है, इसलिए सेंसर बोर्ड का जहां दाव चल गया वहां चल गया, नहीं चलता तो नहीं चलता। आप ताज्जुब करेंगे, एक बार बताऊं कहानियां। मेरी कोई बात मैं अपने अध्ययन मनन और चिंतन से बोल रहा हूं। मैं कोई मुंबई से आया हो वो कलाकार नहीं जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए कुछ भी बोल देगा। ना 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 ना, 71 साल का, ठीक है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं अमीर नहीं हूं, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं, आप इतना सोच लीजिए। और मैं रिस्पॉन्सिबल महसूस करता हूं। राज कपूर ने एक फिल्म बनाई थी, राम तेरी गंगा मैली, राइट? राम तेरी गंगा मैली में फ्रंटल, एक साड़ी में ढकी हुई फ्रंटल न्यूडिटी थी, राइट? ओके, मैं जानबूझ के ये टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं, जरा ज्यादा शालीन लगती है। शालीनता का दायरा भी समझना मुश्किल है, प्रेस के लोग बैठे हुए हैं, आप क्या लिख दोगे? तो समझ रहे, फ्रंटल न्यूडिटी कवर्ड विद साड़ी। इसके ऊपर लोगों को उन्होंने कहा कि गड़बड़ हो जाएगी। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, वो दिल्ली भागे और आप देख सकते हैं क्लियरेंस लेके आ गए। वो सेंसर ने मना किया था, दिल्ली जाके वो क्लियरेंस लेके आ गए। मेरे हिसाब से राम तेरी गंगा मैली यू सर्टिफिकेट है। लेकिन वही स्वर्गीय राज कपूर को जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बाल मां तेरा इंतजार है, जिया बे। शायद यही गाना था, निम्मी जी के ऊपर ये गाना है। और आपको मालूम है सेंसर ने ऑब्जेक्शन किया था कि ये लड़की तुम्हारी हीरोइन सलवार कुर्ता पहने हुए दुपट्टा क्यों नहीं पहना, इसलिए ए सर्टिफिकेट मिला था। यार मैडम देख लेना, अब जाके स्टडी करना। जिया बेकरार है गाने को, और इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला था, और राम तेरी गंगा मैली को यू सर्टिफिकेट मिला। तो अब क्या गया, यूएनओ हो गया ना। यूएनओ में भी ऐसा ही होता है, ठीक है ना? सब बोलते हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन कार्यान्वित नहीं कर पाते हैं क्योंकि पावर नहीं है। क्योंकि जब तक लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होगा, वी मीन द बिजनेस, वी मीन द बिजनेस, तब तक नहीं हो सकता, तब तक नहीं हो सकता है। आपको मालूम है जब 2001 हुआ था, उस टाइम के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर खलबली मच गई। इत्तेफाक से वो जो 11 सितंबर की जो घटना हुई है 2001, 9/11 बोलते हैं कि अमेरिका में पहले मंथ लिख देते हैं, अपने यहाँ पहले डेट लिखते हैं। तो 11/9/2001 को संयोग की बात है कि मैं लंदन से न्यूयॉर्क की फ्लाई कर रहा था मैं, और केपी सिंह साहब कैप्टन थे। उन्होंने 2.5 घंटे के बाद, लंदन से उड़ने के बाद, वो एयरपोर्ट पे मिल गए। कहां जा रहे हैं? मैंने कहा मैं वहां जा रहा हूं, JFK जा रहा हूं। तो कहना मैं ही कमांड में हूं,
मैंने कहा चले खाना वाना खाओ, उसके बाद कॉकपिट में बैठ के गप्पे मारते हुए चलेंगे। और वो 2.5 घंटे के बाद मेरे पास आया, मैंने देखा खाना वाना खा ले, वो प्लेन पूरा टर्न कर रहा है। तो मैंने, वो कैप्टन साहब आ गए, मैंने कहा सिंह साहब क्या हुआ? वो मेरे पड़ोसी भी थे उसी बिल्डिंग में। कह लगे कि सम कुछ अटैक हुआ है अमेरिका में। उनको भी खुद मालूम था, हम तो 2.5 घंटे टुवर्ड्स न्यूयॉर्क उठ चुके थे, वी वर एयरपोर्ट फॉर टुवर्ड्स न्यूयॉर्क फॉर 2.5 आवर्स। ठीक है, वापस आ गए और जहां से डिपार्चर से गए थे, डिपार्चर से ही अराइवल हुआ हमारा। इसलिए यूके के अंदर अराइवल स्टैंप होता है, डिपार्चर स्टैंप नहीं होता। इसलिए मेरे पासपोर्ट पर ना अराइवल का स्टैंप जो है अपना क्या नाम से 8 तारीख का है, नहीं अराइवल का स्टैंप 9 तारीख का है, 11 तारीख का नहीं है, क्योंकि 11 तारीख को डिपार्चर था। इसके बाद पूरी दुनिया चेंज हो गई। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर थी जूलिया गिलार्ड, उधर इटली की तरफ, उसने कहा एक जरा सा कुछ किया वहां, उसमें इटालियन में शायद पासपोर्ट को सोजोर्नो कर, सबके सोजोर्नो कैंसिल कर दूंगी। कुछ नहीं, नथिंग हैपेंड बिकॉज डिटर्मिनेशन था, सबके कैंसिल। चल, अमेरिका से सीखना चाहिए, कुछ भी हो उनकी पॉलिटिक्स, बर्बाद भी किया है पूरी दुनिया को उन्होंने, लेकिन एक जरा सी घटना हुई थी, इतने कड़क। अब तो आप ताजुब करोगे, पहले जूते उतरवाते थे, ये उतर, अब कुछ नहीं, जाके खड़े हो जाओ बस, कुछ नहीं निकालना भाई, ये पर्स निकाल के रख दो, चेन यूं है, घड़ी यूं है, ये निकाल दो, कैप निकाल दो, जूते वूते, वो उनके ऐसी मशीन और उन्होंने सिक्योरिटी सिस्टम और क्या कर दिया है। अगर आज आप फ्लाई कर रहे हो चंडीगढ़ टू मुंबई, ठीक है, कल आपने मुंबई से चेन्नई, तो स्पेशल क्यू है आपकी सिक्योरिटी के लिए। ये बंदा 2 दिन में 2 बार क्यों फ्लाई कर रहा है? उनकी सिक्योरिटी उन्होंने इतनी मजबूत की हुई है, लेकिन उसके अपने परिणाम इंटरनल गड़बड़ हो गई है। गन कंट्रोल का जो लाइसेंस, जो लॉ है, वो गड़बड़ कर रहा है वहां पर। वो अलग बात है, कभी अमेरिका के बारे में अलग डिस्कस, मेरे ससुराल है, मैं गलत नहीं जी एक तो आज के जो हमारा प्रोग्राम जो है, इसके जो कंक्लूडिंग नरेशन के रिमार्क से होगा, और मैं सर आपका, क्योंकि एक समय का भी है, क्योंकि एक आगे कनेक्टिंग प्रोग्राम है की वजह से जो है अब हमने बहुत धन्यवाद। मैं पंजाबी च करके बोल रहा हूँ। हाँ जी, कि एक इंप्रेशन होंगे कि बॉम्बे तो कोई आया तो हिंदी या इंग्लिश ज़्यादा बोलता होगा, लेकिन जो डाउन टू अर्थ असी थोड़ी पर्सनैलिटी देखी है, मैं इस वक्त कोई क्वेश्चन नहीं करना चाह रहा, सिर्फ ये दसना चाह रहा कि इस तरह लग रहा है कि जिस तरह पंजाब जी है, क्योंकि जुड़े थोड़ा पिछोकड़ भी जुड़े पंजाब नाल जुड़िया हुआ, तो अज जिस ढंग नाल जो गल्लां कीतियां, बिल्कुल दिल मिला के जो गल्लां कीतियां ने, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा इत्थे सवाल किया गया सी कि तुसी किहड़ी विधा जिहड़ी है ज़्यादा कि एक्टिंग है या इस तरह का सवाल सी, लेकिन सब लोग पता ही होना चाहिए कि मल्टी फेसेट पर्सनैलिटी है, और तुहानूं जिहड़ा हैगा दादा साहब फाल्के शायद विकी डोनर तो बाद में लिया शायद मेरे ख्याल है, और ओवरऑल जिहड़ियां इन्हां सारे जानते हो कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर और कोई ऐसी विधा नहीं जी इन्होंने नहीं अडोप्ट की है। अनु जी थोड़ा इतने आते मैं पर्सनली शुक्रिया करदा, क्योंकि थोड़ा जहा मेरा भी योगदान रहा कि तुम अज इतने पहुंचे हो। मैं अखीर सवाल कोई नहीं करना, तुम बुल्ले साहब बोलता पंजाबी च इशारा करता, हिंदी के किसी गाने के 2 बोल जरूर सुना दो ताकि खुशगवार माहौल सारा प्रोग्राम जो है संपन्न हो। आपके हसीन रुख पे आज आपके हसीन रुख पे आज मेरा दिल मचल
गया तो मेरा क्या कसूर है, आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है, घटा से जैसे छन रही सुबह सुबह की धूप है। शबाब आपका, शबाब आपका, शबाब आपका नशे में खुद ही चूर चूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच सर। और जैसे आप सबको अपना बना लेते हैं अपनी अदाकारी से, अपनी उस कैरेक्टर के रोल में, तो हमारी भी एक प्रेस क्लब की ये कोशिश रहती है कि हम भी जो यहाँ है उसको अपना ही बना लें, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आप कहें तो आप ये ना कह पाए कि मैं बॉम्बे से आया हूँ, मैं प्रेस क्लब का मेंबर नहीं हूँ। तो हम सर अपने क्लब की तरफ से आपको एक ऑनरी मेंबरशिप है, और जो उसका नंबर भी है कि जिस साल आप, क्योंकि 79 में आपने पास आउट होना था और 80 में हुए, तो हमारे क्लब की जो रजिस्ट्रेशन है वो 79 में हुई और 80 में हमें मैसेज मिला। तो जो आपका जो नंबर है सर वो 980 हम यहाँ से मेंबरशिप आपको तो देंगे सर, ताकि आपको एनएसडी के दिनों को जब भी आप याद करें, 80 आपका साल आए, तो आप प्रेस क्लब को भी जरूर उसमें शुमार रखें सर। और इंटरव्यू लूंगा यहाँ पे आप सबको। मैं वहां बैठूंगा, आप यहाँ पे बैठे। हाँ वही सर, तभी सर 43 years, okay, 82 में बॉम्बे है। नहीं, लेकिन एनएसडी के 90, क्योंकि एनएसडी आपका एक बहुत ही अहम हिस्सा है जिंदगी का, तो उससे आप क्लब को भी सर याद रखेंगे। और आज का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभारी हूँ। बहुत अच्छे प्रश्न थे, और प्रश्नों से कभी घबराना मत, और उत्तर कभी रट के मत आना। प्रश्न फ्रेश, उत्तर फ्रेश, सोचना। और उत्तर तभी दे सकते हो आप जब आपका जीवन अध्ययन, मनन और चिंतन में समर्पित हो। स्टडी, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन दिस। स्टडी गुड बुक्स। गुरु ग्रंथ साहब से लेके, बाइबल से लेके, तुरा से लेके, कुरान मजीद से लेके, धर्मपद से लेके, योग वशिष्ठ से लेके, वेदों से लेके, उपनिषद से लेके, पुराणों से, हर किताब पढ़ो, हर वैज्ञानिक की किताब पढ़ो। उसके बाद जब तुम किसी के सवाल का जवाब दोगे तो सारा का सारा एक बार में एक्यूमुलेट होकर तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर आ जाएगा। डोंट बी अफ्रेड, जाना सबको है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। एंड